वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास के एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि है रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919। हम सबसे पहले जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या है, उसके बाद उसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात रॉलेट एक्ट में ब्रिटिश सरकार को क्या क्या शक्तियां प्राप्त थी उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके पश्चात इसके परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रॉलेट एक्ट की जानकारी के साथ। रॉलेट एक्ट सन 1919 में मार्च महीने की 10 तारीख को ब्रिटिश भारत की लेजिस्लेचर एवं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया एक कानून था। इस कानून के तहत भारतीय ब्रिटिश सरकार को लोगों पर अधिकार करने की अधिक शक्ति मिल गई थी। इस एक्ट को रॉलेट कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट को लाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष ब्रिटिश न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट थे, जिनके नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया। इसके अलावा इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट लाने के कारणों की, तो सन 1910 के दशक में यूरोप के अधिकतर देशों में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई थी और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हासिल कर लेने के बाद उन्होंने भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने सन 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद देश में उनके खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं आंदोलनों को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून लाने का फैसला किया था, ताकि कोई भी भारतीय ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। हालांकि ब्रिटिश सरकार का इस एक्ट को लागू करने का उद्देश्य देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों को समाप्त कर देश में शांति लाना भी था। जैसा कि आप जानते हैं, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। इसमें यूरोप के ज़्यादातर देशों ने भाग लिया था और क्योंकि उस समय हमारे भारत में ब्रिटेन का शासन था, इसलिए भारत ने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया और भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के पश्चात ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को उनका साथ देने के लिए कुछ और अधिकार देगी, उनके साथ कुछ अच्छा करेगी। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण भारतीय ब्रिटेन की सरकार से खासे नाराज़ थे। उनकी नाराज़गी का डर भी रॉलेट एक्ट लाने का एक कारण था। और अगर हम बात करें कि रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए, तो उसमें सबसे पहले तो ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि आतंकवाद, देशद्रोह और विद्रोह में शामिल होता हुआ दिखाई देगा, उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकते थे और वे बिना किसी वारंट के केवल शक के आधार पर ही
यह गिरफ्तारी कर सकते थे। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए लोगों को बिना किसी भी कार्रवाई के और बिना किसी को जमानत दिए 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार भी ब्रिटिश सरकार को प्राप्त हो गया। यहाँ तक कि गिरफ्तार किए गए लोगों को यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें किस धारा के तहत जेल में डाल दिया गया है और उन्हें अनिश्चित काल तक नज़रबंद भी रखा जाता था। इसके साथ ही भारतीयों को यह भी अधिकार नहीं दिया गया कि वे अपने पक्ष पर कुछ बोल सकें। तो मतलब ये कि रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि उसे लगता था कि वो आतंकवाद की, देशद्रोह की या विद्रोह की इस तरह की कोई घटना को अंजाम दे सकता है, उसे वो बिना किसी वारंट के शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर सकता था और उस पर बिना किसी कार्रवाई किए हुए उसे कोर्ट के सामने पेश किए बिना या बिना जमानत दिए 2 साल तक जो है वो जेल में रख सकती थी। और साथ में उसे ये भी नहीं बताया जाता था कि उसे किस जुर्म के लिए या किस धारा के तहत जेल में रखा गया है और उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता था। और यहाँ तक कि भारतीय अपने पक्ष में भी कुछ नहीं बोल पाते थे। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को यह भी अधिकार प्राप्त था कि उन्होंने पुलिस को प्रेस को अधिक सख्ती से नियंत्रित करने की शक्ति दे दी थी। मतलब अगर कोई प्रेस वाला ब्रिटिश सरकार के खिलाफ़ कुछ बोलता था या किसी सच्चाई को सामने लाता था तो अभी ब्रिटिश सरकार को उसके साथ निपटने के लिए और ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे। इसके साथ ही जो जेल में डाले गए दोषी थे उनको अपने अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटीज़ को जमा करने के बाद ही रिहाई दी जाती थी। आप जानते होंगे कि अगर कैदी अच्छा व्यवहार करते हैं तो उन्हें उनके अच्छे व्यवहार के कारण कुछ समय पहले जितनी सज़ा उनको हुई होती है उससे कुछ समय पहले छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी ये जो एक्ट था इसके तहत उनके अच्छे व्यवहार के बावजूद उन्हें कुछ सिक्योरिटीज़ कुछ न कुछ सरकार को देना पड़ता था, उसके बदले में ही उनको छोड़ा जाता था। इसके अलावा भारतीय किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या शैक्षिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते थे। उनकी इन गतिविधियों में भागीदारी को लेकर भी रॉलेट एक्ट ने कुछ विशेष अधिकार ब्रिटिश सरकार को दिए थे। तो इस तरह से जब रॉलेट एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हो गई और भारतीयों के बहुत से अधिकार छीन लिए गए, तो इसके विरोध में भारतीयों ने कई आंदोलन किए और कई गतिविधियों को अंजाम दिया। इस एक्ट का भारतीयों द्वारा कड़ा विरोध किया गया क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके ऊपर यह कानून लागू करके अन्याय किया गया है। इस कानून के साथ भारतीय जनता काफ़ी गुस्से में थी। उनकी ब्रिटिश सरकार से नाराज़गी पहले की तुलना में और अधिक बढ़ गई थी। इस एक्ट का विरोध करने में प्रमुख मज़हर उल हक, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे स्वतंत्रता कार्यकर्ता एवं नेता शामिल थे। इन सभी ने अपने बाकी भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर इस एक्ट के खिलाफ सर्वसम्मति से मतदान करने के बाद काउंसिल से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। उनके तरफ से
युद्ध में हिस्सा लिया, तो इसके बदले में भारतीयों को उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार उन्हें कुछ और अधिकार देगी। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया तो भारतीय उनसे काफ़ी नाराज़ थे। लेकिन इसके साथ ही जब ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लाया और इस तरह से भारतीयों पर जुर्म करना शुरू कर दिए, तो भारतीय इससे और अधिक नाराज़ हो गए और कई नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने ये निर्णय लिया कि वे इस एक्ट के खिलाफ़ सर्वसम्मति से मतदान करेंगे और काउंसिल से इस्तीफ़ा देंगे। इस कानून के प्रस्तावित होने के बाद विशेष रूप से गांधी जी ने इस कानून की आलोचना की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि केवल एक या कुछ लोगों द्वारा किए गए अपराध के लिए लोगों के एक समूह को दोषी ठहराकर उन्हें सज़ा देना ठीक नहीं है। गांधी जी ने ना केवल इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई, बल्कि इसे समाप्त करने के प्रयास में अन्य नेताओं के साथ मिलकर 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल का आयोजन किया। हड़ताल वह विरोध है जहां भारतीयों ने सभी व्यवसाय स्थगित कर दिए और ब्रिटिश कानून के प्रति अपनी नफ़रत दिखाने के लिए उपवास किया। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस हड़ताल आंदोलन को रॉलेट सत्याग्रह भी कहा जाता था। इस आंदोलन ने अहिंसा के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद में इसने हिंसा एवं दंगों का रूप ले लिया, जिसके कारण गांधी जी ने इसे ख़त्म करने का फैसला किया। दरअसल एक तरफ लोग दिल्ली में हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ पंजाब एवं अन्य राज्यों में तनाव का स्तर बढ़ने के कारण दंगे भड़क उठे और कोई भी उस समय अहिंसा का मार्ग नहीं अपना रहा था, जिसके कारण गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा इसे बंद करना पड़ा। इस कानून के प्रस्तावित होने के बाद गांधी जी ने भी इसको गलत ठहराया और इसके विरोध करने की ठानी। तो इसके लिए उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल भी बुलाई। वो हड़ताल शुरू में तो बड़े ही सही तरीके से बिना किसी हिंसा के शुरू हुई। इसमें बहुत से लोग अपने काम धंधे छोड़कर शामिल हुए थे और भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इस हड़ताल ने हिंसा का रूप ले लिया। दिल्ली में तो लोग बड़ी शांति के साथ इसमें हिस्सा ले रहे थे, लेकिन पंजाब और कुछ अन्य राज्यों में ये एक हिंसक आंदोलन बन गया था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने इसको ख़त्म कर दिया। महात्मा गांधी जी ने तो इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये आंदोलन पंजाब के अमृतसर में जोर पकड़ रहा था। लोग बहुत गुस्से में थे जब 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रसिद्ध नेताओं को, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को इस विरोध को भड़काने के आरोप के कारण पुलिस द्वारा अज्ञात स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया था। तब अमृतसर के लोगों द्वारा सरकार से उनकी रिहाई की मांग के लिए प्रदर्शन किया गया, किंतु उनकी मांग को नकार दिया गया, जिसके कारण गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल सहित कई बैंकों और अन्य सरकारी इमारतों पर हमले किए और आग लगा दी। इससे ब्रिटिश अधिकारियों का संचार माध्यम बंद हो गया और रेलवे लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। यहाँ तक कि 5 ब्रिटिश अधिकारियों की मृत्यु भी हो गई। हालांकि इसके साथ ही कुछ भारतीयों को भी अपनी जान गंवाना पड़ी थी। इसके बाद अमृतसर में हड़ताल में शामिल
होने वाले कुछ नेताओं ने 12 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने और गिरफ्तार किए दोनों नेताओं को जेल से रिहा करवाने के लिए मुलाकात की। इसमें उन्होंने यह निर्णय लिया कि अगले दिन जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध सभा का आयोजन किया जाएगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी द्वारा हड़ताल को स्थगित करने के बावजूद पंजाब में ये हड़ताल विकराल रूप धारण कर रही थी। लोग बहुत गुस्साए हुए थे। ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने 2 कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को विरोध भड़काने के लिए गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने उन्हें आज़ाद करने की मांग की, लेकिन उनकी मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया। लोगों ने कई संस्थानों को जला दिया, रेलवे लाइन बंद कर दी, संचार माध्यम नष्ट कर दिए और 12 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया और उससे अगले दिन जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। इसी सभा में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।